हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज 10 अक्टूबर 2020 की शाम। डेट बड़ा इंटरेस्टिंग है, 10 10 20 20। बहुत सारे फॉरवर्ड्स आ रहे हैं कि शायद ये नहीं होता है। पहले पता नहीं कितने सालों में वापस होगा। तो आज की बात हम शुरू करें उसके पहले एक छोटी सी याद दिलाना चाहूँगा कि पिछले सप्ताह हम बात कर रहे थे कि हमारी जो इम्यूनिटी है, हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है और बैक्टीरिया जो कि हमारे शरीर में इतने सारे रहते हैं, इन दोनों में कुछ संबंध है क्या। तो हमने इस टॉपिक को वहीं पे छोड़ा था कि बैक्टीरिया किस तरह से हमारी इम्यूनिटी को इन्फ्लुएंस करती है, और उम्मीद है आप लोगों को वो एपिसोड अच्छी लगी होगी। इष्टा जी, स्वागत है आपका और नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बड़ी ही क्रूशियल चीज़ की कि खाना कम खाकर, फास्टिंग करके क्या हम अपनी इम्यूनिटी के ऊपर में कुछ पॉजिटिव करते हैं कि हम नेगेटिव करते हैं। अब बहुत सारी भ्रांतियां भी हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग तरह की बातें करते हैं। तो मैंने सोचा कि एक थोड़ी सी साइंटिफिक डीप डाइव करते हैं, कुछ डेटा लेकर आते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि फास्टिंग में और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में क्या कोई कोरिलेशन है क्या। दूसरी बात, कौन सा फास्टिंग फायदेमंद है, कौन सा नुकसानदेह है, क्या हम करें कि जिससे सबसे ज्यादा अगर फायदे हैं तो उसके फायदे उठा सके, और इसके पीछे की साइंस क्या है। प्लस इस बीच में जो हमारी व्यक्तिगत अनुभव है उसको भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो इसके साथ हम आज की बात को शुरुआत करते हैं और एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी आर्टिकल आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अभिषेक सवन जी, स्वागत है आपका। Eat your drink and drink your food. Fantastic. बहुत बढ़िया. Okay, so there is an interesting article which was काफ़ी पहले आई थी, कभी 2014 में वॉल्टर लॉन्गो नाम के एक रिसर्चर हैं, साइंटिस्ट हैं। उन्होंने इसको, हाय सौरभ, इसके में डीप डाइव करी थी फास्टिंग के ऊपर में। और वॉल्टर लॉन्गो रिसर्च करते हैं एजिंग और लॉन्जेविटी के ऊपर में। अब एजिंग एंड लॉन्जेविटी इज, एक तो है कि जैसे हमारी लंबी जो उम्र नॉर्मली बढ़ रही है, और लॉन्जेविटी कैसे हम इसको अपनी जो उम्र है इसको और लंबा कर सकें। और इसमें दो चीज़ों की बात ऑल्सो हो रही है कि एक तो है लाइफ स्पैन की, प्रणाम पापा, कि आप कितने साल, मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक कितने साल आपने बिताए, वो लाइफ स्पैन हो गई। और दूसरी चीज़ है हेल्थ स्पैन। अभी हेल्थ स्पैन कैसे बताऊँ आपको कि इस जीवन काल में आप कितने समय तक हेल्दी रहे और फंक्शनल रहे, प्रोडक्टिव रहे, वो हेल्थ स्पैन है, खाली जीना नहीं। तो ये फर्क है लाइफ स्पैन और हेल्थ स्पैन में। तो हम ये भी बात करेंगे कि क्या इसके कुछ पॉजिटिव असर हैं क्या फास्टिंग के, इन दोनों चीज़ों के ऊपर। तो वापस आते हैं डॉक्टर नहीं, रिसर्चर हैं, साइंटिस्ट हैं, वॉल्टर लॉन्गो जी की बात पे। डॉक्टर वॉल्टर लॉन्गो ने ये रिसर्च में देखा कि जो लोग 3 दिन की फास्टिंग करते हैं, 3 दिन लगातार, और वो भी वाटर फास्टिंग, जिसमें कि खाली आप पानी पीकर रहते हैं। ओके, खाली पानी पीकर रहते हैं और दिन भर में एक 200 कैलोरी से ज़्यादा कुछ कंज्यूम ना करें। मिश्रा जी, स्वागत है आपका। उम्मीद है अभी ऑडियो अच्छी आ रही होगी आपको। तो ये देखा गया कि अगर आप 3 दिन लगातार वाटर फास्ट करें और फास्टिंग में रहें तो आपके इम्यूनिटी के कुछ कंपोनेंट्स रीसेट होते हैं। पूरा इम्यूनिटी नहीं, बट इम्यूनिटी के कुछ कंपोनेंट्स आपके रीसेट होते हैं। हम थोड़ा डीप डाइव जाएंगे इसमें। अब देखिए, नॉर्मली जो रिसर्च होते हैं वो चूहों में होते हैं, माइस में होते हैं, रोडेंट्स में होते हैं। बट वॉल्टर लॉन्गो ने कुछ ऐसी भी डेटा निकाली जो इंसानों के ऊपर में रिसर्च की गई, और इंसानों की डेटा भी आई। तो दोनों में, इंसानों में भी और चूहों में भी, जो इंटरेस्टिंग चीज देखी गई कि फास्टिंग जैसे शुरुआत करते हैं और 3 दिन की जो फास्टिंग करते हैं, तो उसमें पहला जो रिएक्शन होता है, व्हाइट ब्लड सेल्स, उनकी संख्या कम होने लगती है। अब व्हाइट ब्लड सेल्स की संख्या कम होना अच्छी बात नहीं है, लेकिन इससे क्या होता है कि ये ट्रिगर होता है इम्यून सिस्टम को कि कुछ गड़बड़ है, व्हाइट ब्लड सेल्स कम हो रहे हैं। और एज अ रिएक्शन उसका, जैसे ही आप नॉर्मल खाने पे आते हैं और खाना खाना चालू करते हैं, आपकी इम्यूनिटी दुगुने जोश के साथ नए व्हाइट ब्लड सेल्स बनाती है। याद कीजिए इसको।
तो लोंगो साहब ने एक हाइपोथेसिस दी कि ऐसा लगता है कि फास्टिंग फोर्स करती है हमारे शरीर को रिसाइकिल करने के लिए ऐसे बहुत सारे इम्यून सेल्स जो कि जरूरी नहीं थे। अभी देखिए, हम पिछले वाले एपिसोड में बात कर रहे थे कि कुछ लोगों को बहुत छोटी चीजों से भी बहुत खतरनाक सी एलर्जी हो जाती है। पॉलन से, कुत्ते के बाल से, बिल्ली के बाल से, मतलब अलग अलग चीजों से लोगों को एलर्जी होती है। आपको हर चीज से एलर्जी होना जरूरी नहीं है। हाँ, बैक्टीरिया है, वायरसेस हैं, डेंजरस है हमारे लिए, तो बॉडी के इम्यून सिस्टम को काम करना चाहिए। अभी कुछ लोग तो अपनी ही बॉडी के ऊपर में ही ऑटो इम्यून डिसीजेस, वो भी एक तरह का इम्यून रिस्पॉन्स है कि जिसमें आर्थराइटिस आती है, वो सोरियासिस आती है, जो आपकी ही शरीर, आपके खुद के शरीर के ऊपर में आघात करती है, उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। तो ये विचित्रता नहीं आनी चाहिए। वॉल्टर लोंगो साहब का कहना है कि दो एंजाइम हैं इसमें, PKA और IGF-1, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1। जब भी आप फास्टिंग करते हैं, और ये दोनों इंसानों में और रोडेंट्स में भी देखा गया कि जब भी उनको खाने से डिवॉइड किया जाता है तो PKA एंजाइम और IGF-1 दोनों की जो संख्या और मात्रा, जो आप जिसको बोलें, शरीर में वो कम होती है। और एक बार जैसे ही आप फास्टिंग के बाद खाने, मतलब आपने एक फास्टिंग का पीरियड रखा, कौन सी फास्टिंग, तो मैं जो पर्सनली करता हूं वह है इंटरमिटेंट फास्टिंग की 16 से 17 घंटे की फास्टिंग होती है। मतलब रात को डिनर किया, अगले दिन सीधा लंच करेंगे 1 बजे तक। तो उस बीच में खाली नींबू वाली चाय होती है और कुछ नहीं खाते, पानी पीना है आपको। तो जैसे ही आप वापस खाना लेना चालू करते, एक तो सबसे पहली जो टिप देना चाहूंगा कि जब भी आप रात की इंटरमिटेंट फास्टिंग करें और सीधे लंच खाएं, खाने में स्वाद बहुत अच्छा आता है, क्योंकि तब तक आप पूरी तरह खाने से डिप्राइव्ड होते हैं। तो चाहे जो भी खाने को मिले, आप कंप्लेन नहीं करेंगे, बिल्कुल उसको आराम से और स्वाद लेकर खाएंगे। तो वॉल्टर लोंगो साहब का कहना है कि एक बार जब हम खाना चालू करते हो तो स्टेम सेल्स ट्रिगर बैक होती हैं और उनका काम होता है कि जो ना जरूरत वाले व्हाइट ब्लड सेल्स थे, जिनकी नुकसान हुई, जिनको हटाया, जिनकी सफाई हुई, उनको रिप्लेनिश करने के लिए नए सेल्स बनते हैं। और ये है एक इम्यूनिटी बूस्ट जो कि साइंटिफिकली बताया गया है कि फास्टिंग आपको देती है। अभी देखिए, हम बात कर रहे हैं 2014 की, तभी तक ऑटोफेजी कॉन्सेप्ट एस्टैब्लिश नहीं हुआ था। ऑटोफेजी के लिए नोबेल पुरस्कार 2016 में मिला है। कृति, स्वागत है आपका, और I sincerely hope that this topic would be of benefit to all of you. So, ऑटोफेजी की हम बात कर चुके हैं, हम और आज डिटेल में बात करेंगे। 2016 नोबेल प्राइज ऑटोफेजी के लिए दिया गया। तो ये तो बात होगी 2014 की। अभी के समय में, कोविड के समय में, फास्टिंग के ऊपर में क्या डेटा है और क्या उन ये जो 6-7 साल का जो वाकया और जो समय निकला, इसमें और क्या नई डेटा आई है। तो मैंने एक आर्टिकल पढ़ी, फोर्ब्स मैगजीन में पब्लिश हुई जनवरी, इसी साल के जनवरी में। स्टीवन साल्जबर्ग हैं, हु इज हेल्थ रिपोर्टर एंड रिसर्चर, जो कि फास्टिंग के ऊपर में काफ़ी दिनों से लिख रहे हैं। वॉल्टर लोंगो का भी केस उन्होंने जो पब्लिश हुई थी, तो उन्होंने रिपोर्ट किया था 2014 में। तो अभी की जो डेटा बोल रही है, और ध्यान दीजिएगा इस पे, अभी की डेटा बता रही है कि फास्टिंग से बेटर कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ होती है। आपका दिल और आपकी जो पूरी जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, उसको अच्छा प्रभाव आता है। आपकी एंड्योरेंस बढ़ती है। आप एक्सरसाइज करते हो, आप कोई काम करते हो, आप वो ज्यादा देर तक कर पाएंगे, आपकी एंड्योरेंस बढ़ी। एक और चीज, साइकोलॉजिकली भी आप ज्यादा स्ट्रांग होंगे, क्योंकि एक जो हमारी इनहेरेंट, अभी खुद की ही बात बताऊं कि रात को 11 बजे डिनर करके, परवेज भाई स्वागत है आपका, 11 बजे डिनर करके या 12 बजे भी खाओ, लेकिन अगर सुबह ऑफिस 6 बजे जाता था तो भी वो 3-4 अंडे, 2 ब्रेड या म्यूसली दूध में डाल के या दही में डाल के खाना, 1 ग्लास सोया मिल्क पीना। कई बार तो ऐसा भी लगता था कि अभी 6 घंटे पहले ही खाया है, लेकिन एक मेंटल कंडीशनिंग कि ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे। अभी बहुत सारे लोग इसमें भरोसा करते हैं, और जब भी बार बार मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे वाज ड्रिवन बाय केलॉग्स, जो कि एक सीरियल बनाने वाली कंपनी है, तो उनका पूरा मॉडल ही उसके ऊपर चलता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो फिक्स हो गई है, चल रही है, बट ये हमारे हाथ में है कि हम उसको देखें कि विच वन इज वर्किंग फॉर मी, राइट। तो वापिस आते हैं, आपकी एंड्योरेंस बढ़ाती है फास्टिंग। विकास जी स्वागत है आपका। ब्लड प्रेशर कम होती है, आपकी
फास्टिंग पे जाने से, और इन्फ्लेमेशन, जिसको मोटा मोटा हिंदी में सूजन बोलते हैं। अब हर तरह की इन्फ्लेमेशन बुरी नहीं होती। आपको मान लीजिए इन्फेक्शन हो जाए तो उस समय आपको या फिर इंजरी हो जाए तो इन्फ्लेमेशन होती है और वो बॉडी की प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। लेकिन हम आगे बात करेंगे कि एज के साथ भी शरीर में डैमेजेस होते रहते हैं, जमा होते रहते हैं, और जो बाद में क्रोनिक इन्फ्लेमेशन बनाते हैं। तो हमने वॉल्टर लॉन्गो की बात की कि 3 दिन की वाटर फास्ट करो तो आपके इम्यून सिस्टम को आप थोड़ा सा रीसेट कर सकते हैं। अभी की डेटा में स्टीवन साल्जबर्ग बोलते हैं, द गुड न्यूज इज दैट, नई डेटा जो बोलती है कि हमें शायद 3 दिन तक फास्ट करने की जरूरत नहीं है इम्यूनिटी पे अच्छे प्रभाव लाने के लिए। हम छोटे छोटे फास्ट करके भी इम्यूनिटी पे अच्छा प्रभाव डाल सकते हैं। और ये डेटा कोई ऐसी वैसी डेटा नहीं है, ये न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन जनवरी में पब्लिश हुई है इसी साल। राफेल डिकोबो एंड मार्क मैटसन 2 रिसर्चर हैं जिन्होंने बहुत सारी अलग अलग फास्टिंग की जो स्ट्रेटजीज हैं उनको स्टडी किया, और उसके ऊपर में और उन्होंने क्या क्या बेसिकली स्टडी की है। 3 दिन की फास्टिंग की स्टडी की है, साथ के साथ उन्होंने जो 18-6 वाली होती है, जो 18 घंटे तक फास्टिंग की, 6 घंटे खाई, फिर एक 16-8 होती है, तो मैं 16-8 वाला हूँ कि 16 घंटे की फास्टिंग की, 8 घंटे का विंडो पीरियड खाने का रखा। कुछ लोग हैं जो कि 18-6 की करते हैं। वापिस एक रिपीट कर रहा हूँ, जैक हैं जो कि CEO हैं ट्विटर के, वो OMAD करते हैं, 1 मील अ डे डाइट। तो वो पूरे दिन में 24 घंटे में खाली एक बार खाना खाते हैं। तो ये जो न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में जो आर्टिकल पब्लिश हुई है, उस आर्टिकल में बताया गया है कि टाइम रिस्ट्रिक्टेड खाना है, जैसे 12, जो हमने पहले बताया कि 12 बजे, मोटा मोटा एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि 12 बजे दोपहर में खाना खाया तो अगला खाना 8 बजे तक खत्म कर लेना चाहिए, या फिर 1 बजे खाया तो 9 बजे तक खत्म कर लेना चाहिए, और 16 घंटे तक फास्टिंग रखनी है। ये करंट डेटा के हिसाब से, एंड वापस रिपीट करूंगा, जिनको क्रोनिक बीमारियां नहीं है, हेल्दी लोगों के लिए रोज कर सकते हैं। दिस फास्टिंग कैन बी डन एवरी डे। दूसरी है 5:2 फास्टिंग, 5 दिन तक नॉर्मल खाना खाना और 2 दिन पूरा फास्ट रखना है। लेकिन ये 2 दिन एक साथ नहीं है, मंडे को किया तो एक सैटरडे को कर लिया, या मंडे को किया और वेडनेसडे को कर लिया, या बीच में गैप रखा है आपने। 5 दिन नॉर्मल खाना खाना है, 2 दिन पूरा फास्टिंग करना, 24 घंटे का कुछ नहीं खाया उस तरह। पर्सनली और साइंटिफिकली भी जो डेटा है और हमारे पास जो जानकारी है उसके हिसाब से 16:8 फास्टिंग इज द मोस्ट पॉपुलर वन, मोस्ट प्रोमिनेंट एंड इजी टू डू ऑल्सो। अभी मैं और मेरी धर्मपत्नी जी हैं, वो भी इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही हैं। बहुत सारे मित्र हैं जो मेरे सानिध्य में आने के बाद, पुरानी बात है, संगत से गुण होता है, संगत से गुण जातो, कुछ लोगों ने ये आदत पकड़ी कि फास्टिंग करके देखते हैं। कुछ लोग अभी भी इस दुविधा में है, उधर बूंद में है कि नहीं, ये तो मैं कर ही नहीं सकता, ये पॉसिबल नहीं है। ये एक्चुअली आपकी जो हैबिट है वो आपको दिमाग से ऐसे निकल के आती, ना ये तो हो ही नहीं सकता। तो कुछ भी चेंज और रेडिकल चेंज लाने के लिए थोड़ा मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा। एक बार जब भी आपको इसके फायदे खुद ही नजर आने लगेंगे तो आप मेरे जैसे बाकी लोगों को भी अर्ज करेंगे कि आप करें और बताएं। अच्छा, तो ये तो हो गई करंट डेटा। अब करंट डेटा में बताते हैं बेनिफिट्स ऑफ फास्टिंग क्या है, इंटरमिटेंट फास्टिंग खासकर। I'll repeat again, and it's a repetition, but repetition is something which makes us learn new things. So, improvement in blood pressure. आपकी ब्लड प्रेशर ज्यादा है वो कम होगी, आपकी रेस्टिंग हार्ट रेट पे असर आएगी। मैं खुद की एग्जांपल ही बता सकता हूँ। ये इंटरमिटेंट फास्टिंग और हेल्थ कॉन्शियस होने के पहले तक रात को भी सोने के समय कई बार मैंने, जब से ये बैंड पहनने का सिस्टम चालू हुआ, इतनी साइंटिफिक नॉलेज थी कि मेरी उम्र के इंसान के लिए एक रेस्टिंग हार्ट रेट 70 से 100 के बीच में रहनी चाहिए। अब मेरी हार्ट रेट रात को भी बेड पे रहूं तो भी 120 130 रहे, तो लगा कुछ तो गड़बड़ है। अभी आप सबको ये बड़ी कॉन्फिडेंटली बता सकता हूं कि अगर मेरी एवरेज हार्ट रेट अभी देखने जाएं तो वो 70
से नीचे ही हो जाती है कभी कभी, तो 70-75 के बीच में एवरेज रहती है। दिस आई एम टॉकिंग अबाउट वीकली एवरेज। तो हाँ, जब भी आप काम करेंगे, दौड़ेंगे, तभी आपकी हार्ट रेट बढ़नी भी चाहिए, जो बढ़ती है, बट ऑन एन एवरेज द हार्ट रेट, resting heart rate has come down a lot, which is good for your cardiovascular health. Another example, cholesterol. Level of HDL and LDL cholesterol also is impacted because of fasting positively. ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल पे भी पॉजिटिव असर देखा गया है फास्टिंग का। आपकी बॉडी में टोटल ग्लूकोज कितना है और अवेलेबिलिटी ऑफ हाउ मच ग्लूकोज इज देयर इन योर बॉडी मे ट्रिगर सम लाइफस्टाइल डिसीजेस, उसके ऊपर असर है। और अल्टीमेटली इंसुलिन रेसिस्टेंस। तो जो भी मेरे मित्र, जो भी फैमिली के लोग हैं जिनको डायबिटीज के लिए दवाइयां खानी पड़ती हैं, अगर समय रहते लोगों ने इंटरमिटेंट फास्टिंग की शुरुआत कर ली तो आपकी इंसुलिन रेसिस्टेंस की स्टेज नहीं आएगी। और ये बहुत बड़ी बात है, खासकर हमारे जैसे भारतीय पॉपुलेशन में, जहां पे ये लोग मान के बैठे हैं कि मेरे दादाजी को थी, मेरी माताजी को, मेरे पिताजी को, तो मुझे तो होना है। ये जरूरी नहीं है। ये आप कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस ला करके इसमें परिवर्तन ला सकते हैं, एंड आई थिंक इट्स अ हाई टाइम दैट वी डू दैट। ये बेनिफिट हो गए। और फास्टिंग रिड्यूस क्या करती है? मार्कर्स ऑफ सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन। मार्कर्स ऑफ सिस्टमिक, हमारे शरीर में कुछ ऐसी केमिकल्स हैं, ऐसे एंजाइम्स मिलते हैं जो जब भी आपका शरीर में सूजन रहेगा, जब भी अंदर में क्या बोलूं, मारपीट, लड़ाई चल रही है, तो उनकी संख्या बढ़ी रहती है। फॉर एग्जाम्पल सी रिएक्टिव प्रोटीन, जब भी हार्ट अटैक होती है ना, तो सीआरपी लेवल चेक किए जाते हैं। सीआरपी लेवल हाई है मतलब तभी, और ये साथ में ये वाला हो गया तो लोग बोलते हैं अच्छा इनको हार्ट अटैक आया। तो आप फास्टिंग करेंगे तो आपके शरीर में ये रिएक्टिव जो हैं, ये जो मार्कर्स हैं इन्फ्लेमेशन के, वो कम होते हैं। एक कमेंट आ रही है मिश्रा जी की, जरा देखते हैं। एवरी मंडे आई एम फास्टिंग, बट इफ वी कैलकुलेट कैलोरीज इनटेक ड्यूरिंग फास्टिंग देन इट्स मच हायर, but it's good to continue. I started only to have little control on self, control urge to eat, give digestive system a rest, few hours, and कुछ और लिखते हैं, and to have some spiritual approach. It's been almost a year and I'm achieving my objectives easily. Fantastic नवीन जी, बहुत अच्छा और बहुत बहुत शुक्रिया आपने ये शेयर किया है। मैं चाहूँगा कि सौरभ भी अपना एग्जाम्पल बताएं। आप हमारे लिए बहुत बहुत बड़े एक पॉजिटिव चीज़ लेके आए थे। मैं अगर विकी सुन रहे हो तो विकी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें लोगों के साथ। तो नवीन जी, बहुत अच्छी बात है। एक रिक्वेस्ट जो सब लोगों से है, जो रिलीजियस रीजन से फास्टिंग करते हैं, उपवास करते हैं, हमारे यहाँ व्रत होता है, नॉर्मली ना उपवास के बाद का जो खाना होता है वो इतनी हैवी कर लेते हैं कि मुझे नहीं लगता कि वो फिर बाद में उतना, अब सडनली आप सोचिए ना 24 घंटे की फास्टिंग कर ली, उसके बाद वो तला हुआ खा रहे हैं, बहुत सारा मीठा खा रहे हैं, तो कितनी बेनिफिट होती है और नुकसान ज़्यादा हो जाता है, मैं हमेशा डाउट में रहता हूँ। बाकी तो आपका व्यक्तिगत अनुभव है, और जो लोग ऐसा करते हैं धर्म के हिसाब से कोई कमेंट नहीं है, बट जो साइंटिफिकली डेटा है उसके हिसाब से कि अगर हम कुछ बेनिफिट देखना चाहते हैं तो फास्टिंग की इमीडिएट बाद बहुत ज़्यादा कैलोरीज ले लेने से फ़ायदा नहीं होगा। तो हम बात कर रहे थे मार्कर्स की। दूसरी है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। अभी आपके शरीर में दो चीजें, हम पिछली बार भी कोशिश कर रहे हैं जिसको टच करने की, कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज होती हैं। ये नॉर्मली भी शरीर काम कर रहा है, जैसे कोई इंजन चल रही है तो गर्म होगा। तो ये ऐसे मान लीजिए मोटी मोटी भाषा में कि हमारा शरीर भी नॉर्मल प्रोसेस के दौरान भी, एज बढ़ने के दौरान भी, हमारे अपने बॉडी में हम रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज छोड़ते रहते हैं, आरओएस बोलते हैं उनको, और उनका और एंटीऑक्सीडेंट्स का, दोनों का लेवल नॉर्मल रहने से हमारी जो फिजियोलॉजी है, हमारा जो शरीर है, वो अच्छे से काम करता रहता है। अभी तकलीफ तब होती है जब ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ जाए। ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ने से एथेरोस्क्लेरोसिस होती है, आपकी जो धमनियां हैं वो सख्त होंगी, और जो कार्डियोवैस्कुलर डिसीज हैं उनकी काइंड ऑफ शुरुआत होती है। तो फास्टिंग से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होती है। साथ के साथ साथ के बेनिफिट जो मिलते हैं वो हैं वेट लॉस। जो लोग वजन नियंत्रण करने के हिसाब से कुछ करना चाहते हैं, फास्टिंग इज अ गुड वे टू डू दैट। एंड एक और चीज, जब भी आपने खुद को नियंत्रित कर लिया कि हम एक बार लंच करेंगे और डिनर करेंगे, तो बीच में शाम का नाश्ता
कट जाता है। अब इसमें नॉर्मली हम क्या खाते थे, बिस्किट ले ली, कुछ पकौड़े खा लिए, कुछ नमकीन खा लिया। अभी कभी कभार मन होता है तो खाइए, ये सब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट मोटा नॉर्मली आई वुड से दैट वी आर अवॉइडिंग दैट। वंस इन अ व्हाइल कभी मन करता है तो कुछ खा लेते हैं, अदरवाइज तो इवनिंग स्नैकिंग कम होगी, प्रोसेस्ड फूड की इंटेक बहुत कम हो गई, और आपकी जो टेस्ट बड्स हैं वो ऐसे एडजस्ट होते हैं कि फिर आप खुद ही वो मीठी की क्रेविंग बंद हो जाएगी आपकी। फास्टिंग गिव्स यू अ बेटर कंट्रोल, जैसा आप नवीन जी बता रहे थे कि आपके खुद के सोच पे, साइकोलॉजी पे, कि मेरा खुद के ऊपर में नियंत्रण है, तब मैं फास्टिंग कर पा रहा हूँ। बाकी आपने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स अपने आजू बाजू देखे होंगे कि लोग हाइपर हो जाते हैं अगर एक खाना एक टाइम का मिस हो जाए तो। कई बार मैंने देखा है, मीटिंग्स में देखा है कि लोग आके, अगर मान लो मैं खाने का अरेंजमेंट देख रहा हूँ तो एक 20 मिनट की डिले में कितने सारे लोग मेरे से, यार मैं सबको देख देख कर हंस रहा हूँ, और जो शांत रहने वाले लोग हैं वो भी गुस्से में। फिर जब खाना आया, सबने खा लिया, फिर मैं पूछा वो कौन था, वो तुम कौन हो? तो स्निकर के ऐड में बहुत अच्छी तरह दिखाते हैं, हमारा नाम माही वाही नहीं। महेंद्र सिंह धोनी जैसे शांत आदमी भी भूख में, गुस्से में परिवर्तित हो सकते हैं, ऐसा ऐड में दिखाया है। हालांकि कैप्टन कूल ही रहते हैं। तो देखिए एक और चीज, वेट तो कम ही हुई, ये तो होता ही है, साथ में आपकी इवनिंग स्नैकिंग कम होती है, आप हेल्दी ज्यादा डाइट पे जाते हैं, और इनफैक्ट ऐसी बीमारियां जो इन्फ्लेमेटरी डिसीज कंडीशंस हैं, जैसे, एंड मैं बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज बोल रहा हूं, आर्थराइटिस हैं, इवन रूमेटॉइड आर्थराइटिस हैं, उसके ऊपर भी पॉजिटिव असर आता है फास्टिंग। और तो और बताऊं आपको, जो लोग कैंसर के लिए कीमोथेरेपी ले रहे होते हैं, अगर वो भी फास्टिंग करें तो उनको कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स कम होते हैं, अदरवाइज बड़े टेरेबल साइड इफेक्ट्स हैं। तो सवाल अभी ये उठता है कि ये मेरे नाना का फेवरेट तकिया कलाम था, सवाल उठता है कि, तो सवाल उठता ये है कि फास्टिंग काम क्यों करता है, और ये फास्टिंग से मतलब ऐसा होता क्या कि फास्टिंग से फायदे हैं। तो देखिए दो चीजें हैं, एक है ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म और दूसरी है कीटोन मेटाबॉलिज्म। थोड़ी इसमें डीप डाइव करेंगे। तो अगर हम दिन में 3 टाइम का खाना खाते हैं, सुबह में खाया, दोपहर में खाया, रात को खाया, तो रेगुलर सप्लाई ऑफ ग्लूकोज, क्योंकि हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा होते हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स शरीर को एक कंटिन्यूस सप्लाई ग्लूकोज देते हैं, और शरीर भी एकदम मस्ती में, आदत है हमारी कि हम उस ग्लूकोज को खुशी खुशी इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे शरीर को कभी ये स्विच करने का मौका ही नहीं मिलता कि ग्लूकोज कम हो तो हम फैटी एसिड्स पे जाएं, कीटोन बॉडीज पे जाएं, क्योंकि ग्लूकोज तो लगातार मिल ही रही है। अभी कीटोन बॉडीज जो है बड़ी इंटरेस्टिंग। तो कीटोन बॉडीज क्या करते हैं, ये खाली हमें ईंधन नहीं देते, खाली फ्यूल नहीं देते हमें, बट ये बहुत सारे ऐसे प्रोटीन हैं जिनकी एक्सप्रेशन रेगुलेट करते हैं, मतलब उनका प्रभाव रेगुलेट करते हैं, जिनका हमारे हेल्थ के ऊपर में, हमारे एज के ऊपर में बहुत बहुत असर होता है। याद रखिएगा। तो जैसे आपकी बॉडी ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म से कीटोन मेटाबॉलिज्म पे स्विच होती है, तो उसके अलग पॉजिटिव इफेक्ट्स देखे जाते हैं। फॉर एग्जांपल, कीटोन मेटाबॉलिज्म क्या करती है, बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स आती है, बट अगर हम कॉन्स्टेंटली अगर खाते रहे तो हमारा शरीर लगातार एकदम ग्लूकोज ही इस्तेमाल करता रहता है और कभी भी कीटोन पे स्विच ही नहीं होगा। अभी कीटोन पे स्विच होने से, फास्टिंग कंटिन्यू रखने से क्या बेनिफिट है, हम एक एक करके क्विकली देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो एंटी एजिंग इफेक्ट, जिन लोगों को मैं पहले आप में से बहुत सारे लोगों को बोल चुका हूं कि 70-75 की नॉर्मल आयु होती है, टारगेट कुछ बड़ा रखा है हमने। नॉर्मल आयु 70, 72, 76 तक गई है इंडिया में। मैंने टारगेट रखी है 130 साल की। पागलपन लगता है बट है। तो अगर आपको भी अपनी लॉन्जेविटी बढ़ानी है, और मुझे लॉन्जेविटी से ज्यादा इंटरेस्ट हेल्थ स्पैन में है कि कितने साल तक हम बिना बीमारी के फंक्शनल हेल्दी रह सके, और जीवन में बहुत सारी चीजें हैं जिनको खोज सकें और अपनी अपनी पसंद की चीजें पा सकें, जो आपने जो भी अपने लिए डिसाइड किया है। तो एंटी एजिंग इफेक्ट जो है फास्टिंग की, उसमें से सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा सेल प्रोलिफरेशन। 2
थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, ध्यान दीजिएगा। IGF-1 इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 और एक है mTOR। ये दो न्यूट्रिशनल सेंसर्स हैं जो हमारी बॉडी में होते हैं, केमिकल्स हैं। IGF-1 और mTOR ये दोनों, इनकी जो मात्रा है वो कम हो जाती है जब भी हम और आप फास्टिंग करते हैं, और जब भी इनकी संख्या, इनकी मात्रा कम होती है तो बॉडी को सिग्नल जाता है कि आप ना रिसाइकलिंग का काम चालू करो। रिसाइकलिंग किस चीज की? बॉडी के अंदर में ही जो इम्यूनिटी के सेल्स नहीं काम कर रहे हैं उनको हटाओ, नए सेल्स बनाओ। शरीर के अंदर ही हम आगे ऑटोफेजी की बात करेंगे। ऑटोफेजी में अब मान लीजिए, क्या इसको बताऊं, रोड की रिपेयर के लिए जैसे आपको हमेशा बाहर से मटेरियल लाने की जरूरत नहीं होगी, कई बार आप वहीं से चीजों से रिपेयर कर सकते हैं। तो हमारे शरीर के अंदर में, हमारी कोशिकाओं में बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनल्स हैं जो पूरा काम नहीं कर रहे जिनका उनको करना है। तो जब भी हम फास्टिंग कर रहे होते हैं तो हमारा शरीर उनकी सफाई करता है और उसके बदले नई चीजें नई बन के आती है। तो रिसाइकलिंग और रीपर्पसिंग का काम होता है। mTOR की अगर संख्या, मात्रा हमारे शरीर में कम हो तो ये प्रूवन है कि आपकी लाइफ स्पैन बढ़ेगी, आप ज्यादा दिन जी पाएंगे। चूहों में टेस्ट ऑलरेडी हो चुका है। रापामाइसिन नाम की एक चीज है, वो भी इसमें मदद करती है। अच्छा, ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो रहा होगा तो आप बताइएगा, या फिर कुछ सवाल आए तो वो भी बताइएगा। दूसरी चीज, सूजन, जिसके ऊपर हम पहले बात करते, इन्फ्लेमेशन। अभी देखिए, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो हम डैमेज एक्यूमुलेट करते जाते हैं, नुकसान। ये कैसा है कि कभी गिर गए तो यहाँ चोट लगी, तो यहाँ चोट लगी, और धीरे धीरे वो पूरे शरीर में जमा होता रहता है। जितनी डैमेज हमारे शरीर में हो रही है और जो डैमेज के लिए प्रो इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल्स जो बन रहे हैं, ये इम्यून सिस्टम पहचानती है। और इम्यून सिस्टम क्या करती है? उसको, शरीर के लिए उसको खतरा ही मानती है वो। तो इम्यून सिस्टम उसको शरीर के लिए खतरा मान करके वो उसको नियंत्रित करने की कोशिश करती है, तो शरीर में सूजन पैदा करती है। अब उस सूजन का नतीजा यह है कि आपके शरीर में कॉन्स्टेंटली इन्फ्लेमेशन रहेगा। एक नया टर्म भी निकल के आया, इन्फ्लेमेशन एंड एजिंग, इन्फ्लेमेजिंग। ये बोला जाता है कि जितने भी लोग हैं, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी तो ये इन्फ्लेमेशन होती ही रहती है और बढ़ती है हमारे शरीर के अंदर। एक और चीज, जब आप फास्टिंग कर रहे होते हैं तो ये न केवल आपकी शरीर के ओवरऑल फिजियोलॉजी को इम्पैक्ट करती है, बट साथ के साथ ये आपके ब्रेन और कॉग्निटिव फंक्शन है उसको भी इम्पैक्ट करती है। तो आप, एक छोटी सी आपसे मैं सवाल पूछना चाहूंगा। थैंक यू दीपक जी। Another thing which is deeply impacted is mitochondrial physiology. अब माइटोकॉन्ड्रिया, वी नो फ्रॉम, हम बायोलॉजी की क्लास से जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ द सेल। ऑर्गेनल्स हैं जो कि शरीर को एनर्जी देते हैं। अभी एजिंग impairs the quantity and quality both of mitochondrial network। तो आपके शरीर में कितनी माइटोकॉन्ड्रिया हैं वो भी एजिंग के साथ कम होती जाती है, और उनकी जो काम करने की क्षमता है वो भी कम होती जाती है। डिक्रीज होता है मिटोफेजी में। माइटोकॉन्ड्रिया खुद से खुद को साफ करके नया बनाए, उसमें कमी आती है। माइटोकॉन्ड्रियल बायोजेनेसिस, नई माइटोकॉन्ड्रिया बनने में कमी आती है। ये सब एज बढ़ने के साथ होती है। लेकिन जब आप फास्टिंग करेंगे तो ऑटोफेजी की बेनिफिट से आपको नए माइटोकॉन्ड्रियाज बन के मिलेंगे वापस। थोड़ी सी बात कर लेते हैं ऑटोफेजी के ऊपर में। ऑटोफेजी के लिए 2016 का नोबेल मेडिसिन प्राइज दिया गया था। बड़ी कमाल की चीज है। ये एक तरह की साफ सफाई क्लीनिंग मैकेनिज्म है जिसमें शरीर के पुराने सेल हटाए जाते हैं, सेल मेम्ब्रेन्स, ऑर्गेनल्स, और मतलब एक तरह से समझिए शरीर के अंदर में सेलुलर जंक जो होता है उसकी सफाई होती है। अब जंक मान लो जमा है घर में तो क्या होगा, ये सेलुलर और माइटोकॉन्ड्रियल जो काम है, परफॉर्मेंस है, उसको कम कर सकते हैं। तो अगर उनकी सफाई होती है तो फिर नया क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन एम्पलीफाइड होती है। फास्टिंग के दौरान ग्रोथ हार्मोन सिग्नल भेजती है बॉडी को कि फटाफट नया रिप्लेसमेंट बनाओ, और नए सेल बनते हैं। ये ऐसा है कि आपके घर की फर्नीचर खराब हो गई है, आपने उसके बाद एक नया फर्नीचर लेके आया, अच्छा फर्नीचर लेके आया। आखिर में बात कर रहे हैं लाइफ स्पैन की। लाइफ स्पैन क्या है? पहले जो हमने बात की कि बर्थ से लेकर डेथ तक का जो पीरियड होता है उसको लाइफ स्पैन बोलते हैं। लेकिन हेल्थ स्पैन है जो कि आप कितने साल उसमें हेल्दी और फंक्शनल रहे।
अभी देखिए, ये खाली फास्टिंग से हेल्थ स्पैन पे पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं आता है, उसके लिए आपको चाहिए डाइट अच्छी होनी चाहिए, एक्सरसाइज होनी चाहिए, सोशल इंटरेक्शंस होने चाहिए, मतलब आपकी कम्युनिटी में जान पहचान और लोगों से आदान प्रदान होना इंपॉर्टेंट है, और परिवार बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप अच्छी डाइट है, अच्छी एक्सरसाइज है, लेकिन आपका लोगों से जमता नहीं है, फैमिली में जमता नहीं है, तो आप ज़्यादा दिन नहीं जिएंगे। थैंक यू विकास जी, शुक्रिया। तो एक छोटी सी स्टडी की बात करना चाहूँगा। 5000 जापानीज लोगों के ऊपर में 20 साल तक की स्टडी की गई और नतीजा ये निकला कि सोशल इंटरैक्शंस पॉजिटिवली रिलेटेड टू लॉन्जेविटी एंड लाइफ सेटिस्फैक्शन। आपकी सामाजिक जीवन में जितनी अंतरंगता से आप लोगों के साथ हैं, मिलते हैं, बातचीत करते हैं, आप उतने साल ज्यादा जिएंगे, उतनी सेटिस्फैक्टरी आपकी लाइफ होगी। एक और चीज है, प्रोग्राम्ड एजिंग वर्सेस डैमेज अक्यूमुलेशन। अभी कैसे समझाऊं आपको कि प्रोग्राम्ड एजिंग हमारी सेल में, हमारी जीन में ये ऑलरेडी प्लान्ड है कि इतने साल के बाद बुढ़ापा चालू हो जाएगा। वैसे बुढ़ापा चालू हो जाता है 22 के बाद, इन द सेंस आपकी जो सेंसरी ऑर्गन है वो धीरे धीरे कम होना चालू होती है। सबसे पहले इंपैक्ट होता है आपकी कानों के ऊपर में, तो जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी आपकी सुनने की क्षमता धीरे धीरे कम होती जाती है, बाद में दूसरी चीजें भी आती है। तो एक होती है जीन एक्सप्रेस्ड कि ये जेनेटिक है और ये होना है, दूसरा होता है सेलुलर एंड माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज एक्यूमुलेशन, कि जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है तो हमारे शरीर में जो डैमेज है वो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अभी आज के समय की बात करें और ध्यान दीजिएगा आप लोग, डॉक्टर मिंडी पेल्स हैं जो बता रहे हैं कि अभी कोविड के समय में आप देखेंगे कि 3 कैटेगरी हैं ऐसे लोगों के जिनको सबसे ज्यादा कोविड से अफेक्ट हो रहा है। मोटे ओबेस जो हैं, जो जिनमें ओबेसिटी है, मोटापा ज्यादा है, जिनकी ब्लड प्रेशर हाई रहती है, और तीसरा जिनकी हाई शुगर लेवल्स है। ये सबसे ज्यादा कोविड से प्रभावित लोगों की श्रेणी है। अब इसमें बड़ी स्मार्ट सी स्ट्रेटजी वो बताती हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग जो 16 घंटे की फास्टिंग है वो इन ओबेसिटी को कम करती है, ब्लड प्रेशर को कम करती है, आपके ब्लड शुगर को कम करती है। तो बड़ा ही स्मार्ट बिना दवाई वाला टेक्निक है। तो अपने डॉक्टर के साथ संपर्क में आकर के धीरे धीरे खुद को एक एक स्टेप करके, एक ही दिन में 16 घंटे की तैयारी नहीं करनी है, धीरे धीरे करके कोशिश करें, आपको फायदे जरूर दिखेंगे। कुछ जो फास्ट करने की सलाह दी जा रही है इन कोविड टाइम्स ऑल्सो, तो जो 16/8 वाला है उसकी सलाह दी जा रही है। ऑल्टरनेट डे फास्टिंग आप कर सकते हैं। 3 दिन की फास्टिंग अभी करने की मनाही है। हेल्दी पीरियड आएगा तभी आप साल में 1 बार या 2 बार 3 दिन कंटिन्यूस वाटर फास्ट वाला कंटिन्यू कर सकते हैं। 48 घंटे की फास्टिंग मना किया जा रहा है, क्योंकि चूहों में एक स्टडी में देखा गया कि जिनको इंजरी थी या इन्फेक्शन थी उनको 48 आवर फास्ट के दौरान उनकी इम्यूनिटी डाउन होती है। 48 आवर्स नहीं करना है, 36 घंटे वाला फास्ट नहीं करना है। कौन सा करना है? इंटरमिटेंट फास्टिंग। अगर आपको आपकी इम्यूनिटी के ऊपर में पॉजिटिव असर लाना है तो डॉक्टर मिंडी पेल्स एंड साथ के साथ जब हम साल्जबर्ग की बात कर रहे थे, साथ के साथ लॉन्जो की बात कर रहे थे, इन सब एक्सपर्ट्स का, डेविड सिंक्लेयर की बात करें, डॉक्टर रंगन चैटर्जी, मार्क हाइमन, आप और भी अपने दोस्तों में, अपने आसपास बात करें। बहुत सारे लोग, जैसे मैंने पिछले वीक में सवाल पूछा था कि आप में से कितने लोग कर रहे हैं, तो प्रणव शर्मा जी का मैसेज आया। प्रणव मित्र हैं जो कि अफ्रीका में अभी एक टेलीकॉम कंपनी चलाते हैं, तो वो बता रहे थे कि वो तो 1 मील अ डे पे चले गए हैं कि दिन में 1 बार खाते हैं और ही इज फीलिंग फाइन। तो आपकी एक डिपेंडेंस जो खाने के ऊपर में है ना, और हर समय खाना खाना, वो निकलती है। तो कोशिश कीजिए करने की, और कुछ सवाल होते हैं तो पूछिए, मैं यथासंभव संभव प्रयत्न करूंगा उसका जवाब देने की। तो आज की टॉपिक को यहीं विराम देते हैं। आप सब लोग वापस IPL से मिल सकें, जाके देख सकें। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड सी यू टुमारो विद अनदर एक्साइटिंग टॉपिक। बाय बाय, टेक केयर।